हेलो एवरीवन, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का आगाज करते हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि दूसरी जंग अजीम का इख्तिताम 1945 में उस वक्त हुआ जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम गिराया। लेकिन अगर अमेरिका ने जापान के ऊपर ये बम ना गिराए होते तो क्या आप जानते हैं कि धमाकों की तारीख में सबसे ताकतवर तरीन धमाका कौन सा था? तारीख की किताबों में तो ये मेंशन है, लेकिन बहुत सारे लोगों की याददाश्त मादूम पड़ चुकी होगी। इस वजह से हम आपको रिफ्रेश करवाते हैं। दूसरी जंग अजीम के दौरान मुंबई की विक्टोरिया डॉक में अप्रैल 1944 में SS फोर्ट स्टेकन नामी जहाज के ऊपर 2 धमाके होते हैं, जिनको तारीख के सबसे ताकतवर तरीन धमाकों के अंदर गिना जाता है। इन धमाकों के नतीजे में 700 से ज्यादा लोग अपनी जान से जाते हैं, लेकिन सरकारी अदाद शुमार में ये नंबर कभी भी सही तरह से दस्तयाब नहीं हो पाए। ये वही धमाके हैं जिनके नतीजे में मुंबई शहर के अंदर आसमान से सोने की बारिश हुई थी। जी हाँ, आपने सही सुना, आसमान से सोने की बारिश हुई थी। आगे चल के हम आपको बताते हैं कि एक्चुअल में इस शिप के ऊपर हुआ क्या और किस तरह से ये धमाके हुए, और इन धमाकों के नतीजे में आसमान से सोने की बारिश किस तरह से हुई। A small freighter in Bombay Harbor is the start of a major catastrophe. The flames were almost under control when they suddenly spread, licking at nearby ammunition dumps. Natives flee from their homes. The explosion spreads the fire through the entire harbor district. Night and day, the flames roar through congested residential areas, driving 12,000 from their homes. धमाके इतने जोरदार थे कि इसके झटके इंडिया के शहर पुणे तक महसूस किए गए। मुंबई शहर के अंदर बहुत सारी इमारतें गिरकर तबाह हो गई। ट्राम सिस्टम 2 दिन के लिए मुअत्तल करना पड़ गया। और यही नहीं, विक्टोरिया डॉक को रिपेयर करने के लिए मजदूरों को अगले 6 महीने तक सख्त मेहनत करनी पड़ी, तब जाके इस पोर्ट को वर्किंग कंडीशन में दोबारा वापस लाया गया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही का लेवल उस टाइम पे क्या होगा। नाज़रीन कराम, इस आग को बुझाते हुए करीब 66 फायर ब्रिगेड के आदमियों की जानें गईं, जो आग बुझाने की कार्रवाइयों के अंदर शामिल थे। और इन्हीं फायर फाइटर की शहादत को खिराज तकसीम पेश करने के लिए इंडिया के अंदर 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक फायर फाइटर का हफ्ता मनाया जाता है। आइए हम आपको बताते हैं कि इस दिन एक्चुअली हुआ क्या था और किस तरह से ये सारा वाकया रूनुमा हुआ। दूसरी जंग अजीम का जमाना था। फरवरी 1944 के अंदर SS स्टेकन नामी जहाज लिवरपूल की बंदरगाह ब्रिकनहेड से हिंदुस्तान के लिए रवाना होता है। बरतानवी मलकियत का यह जहाज दूसरी जंग अजीम के दौरान इत्तेहादियों को जंगी साजो सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसे ब्रिकनहेड से कराची से होते हुए मुंबई पोर्ट पे आना था। इस जहाज के अंदर जंगी जहाज, उनके साजो सामान, बंदूकें, गोलियां, बारूद, समंदर के नीचे बिछाने वाली सुरंगें, टारपीडो और बहुत सारा खतरनाक किस्म का गोला बारूद और सल्फर लोडेड था। इस तमाम जंगी साजो सामान का वजन करीब 1400 टन के करीब था, जो कि बहुत ही खतरनाक हद तक बड़ी क्वांटिटी गिना जाता है। इस जहाज पे गोला बारूद के अलावा करीब 382 किलोग्राम सोने की ईंटें भी लदी हुई थी, जिनकी मलकियत उस वक्त के करीब 10 लाख पाउंड से भी ज्यादा थी। ये सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जमा करवाने के लिए भेजा जा रहा था। इस जहाज पे 12 किलो 700 ग्राम सोने की ईंटों से भरे हुए करीब 30 बॉक्सेस रखे गए थे। सिक्योरिटी की वजह से इन सोने की ईंटों को स्टील के बॉक्सेस के अंदर रख के उनको सील कर दिया गया था, और ये बॉक्स रखे भी उस जगह पे गए थे जहां पे सारा गोला बारूद पड़ा हुआ था। 45 साल अलेक्जेंडर नेस्मिथ जहाज के ऊपर साजो सामान रखने के शोबे के इंचार्ज थे। इस सूरत हाल को देखते हुए वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशानी के अंदर मुब्तला थे। मजीद ये कि इस दौरान जंग भी जारी थी और सारे रास्ते उनके जहन में एक ही सवाल था कि अगर दुश्मन ने इस जहाज पे हमला कर दिया तो उसके बाद इस जहाज से बचने के कोई चांसेस नहीं होंगे। इस जहाज के ऊपर सिगरेट नोशी और शराब नोशी को बिल्कुल बंद कर दिया गया था ताकि किसी किस्म के भी हादसे से बचा जा सके। ये जहाज 24 फरवरी 1944 को लिवरपूल से निकलता है और 30 मार्च को ये कराची पहुंचता है, जहां पे इस जहाज से लड़ाका तैयारे जहाजों के स्पेयर पार्ट और दीगर कुछ छोटी मोटी चीजों को उतारा जाता है। दरअसल इस जहाज को इंग्लैंड से इतनी जल्दी में निकाला गया कि जहाज के ऊपर जो छोटी मोटी मरम्मत का काम था वो करने का इनको टाइम ही नहीं मिला।
जब ये जहाज कराची की बंदरगाह पे था तो रिपेयरिंग का काम करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पे इनको रिपेयर करने की इजाजत नहीं दी गई। जहाज पे इस गोला बारूद को और सोने को जल्द से जल्द मुंबई पहुंचाने के अहकामात थे, इस वजह से जहाज को रिपेयर करने की भी इजाजत नहीं दी गई। ये जहाज 30 मार्च को कराची पहुंचता और अगले 10 दिन वहीं पे लंगर अंदाज रहता है, और उसकी वजह ये थी कि इस कार्गो को उतारने के बाद जो जगह खाली बच गई थी उसका क्या करना था। दूसरी जंग अजीम के दौरान जहाजों की तादाद बहुत कम थी, और अगर किसी फ्रेट कार्गो के ऊपर आपको जगह अवेलेबल हो तो कोई भी बंदा उस जगह को खाली नहीं जाने देना चाहता था। इसी वजह से इस जहाज के ऊपर जो जगह खाली थी उसको फिल करने के लिए कराची के अंदर मुख्तलिफ तरह की अशिया को इस जहाज के ऊपर लोड किया गया। इस जहाज के ऊपर 87,000 कपास की बोरियां, 300 टन से ज्यादा गंधक, 10,000 लकड़ी राल, 100 तेल के पंप, मुख्तलिफ धातें, चावल की बोरियां और मछली खाली जगह पे लाद दी गई। जहाज के कैप्टन को पहले ये ख्याल नहीं आया कि इस जहाज को इंग्लैंड वापस जाते हुए कराची से दोबारा सामान को लोड करना है। इस वजह से जब उसको ये बात याद आई तो वो हुकाम के साथ बहुत ज्यादा नाराज हुआ। इस हादसे के बाद एक और कंट्रोवर्सी ये क्रिएट हुई थी कि ये धमाका खेज मवाद कपास की बोरियों में एक डब्बे के अंदर बंद करके रखा गया था, लेकिन अलेजिडली इस इल्जाम के लिए किसी किस्म के कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं थे। इस वजह से कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि एक्चुअली धमाके की वजह क्या बनी थी। लेकिन बेवकूफी का काम ये किया गया कि वो जहाज जिसके ऊपर गोला बारूद पहले से ही लदा है उसके ऊपर आपने आतिशगीर मादा, कपास, चावल और तेल को लोड कर दिया। निस्मिथ ने इसके अगेंस्ट एहतजाज किया, लेकिन उस वक्त जंग जारी थी, उस बेचारे का एहतजाज सुनने वाला कौन था। फोर्ट स्टेकन 9 अप्रैल को ये कराची से रवाना होता है और 12 अप्रैल को ये मुंबई पोर्ट पे पहुंच जाता है। गोला बारूद और धमाका खेज मवाद जहाज पे होने की वजह से जहाज के ऊपर रेड कलर का झंडा लटकाया होना चाहिए ताकि उस जहाज को सबसे पहले जगह दी जाए। लेकिन हैरत की बात यह है कि उस जहाज पे रेड कलर का कोई फ्लैग मौजूद ही नहीं था, और इसी वजह से जहाज को लंगर अंदाज करने में काफी देर हो गई। इब्तदाई तौर पे हुकाम ने जहाज से कपास की बोरियां और तेल उतारने का इरादा किया, और साथ ही ये भी फैसला किया गया कि जहाज पे धमाका खेज और बारूद को उतारने के लिए हिफाजती असूलों के मुताबिक सामान को जहाज से किनारे तक लेके जाया जाएगा। लेकिन उस वक्त छोटी कश्तियों के ना होने की वजह से ये मामला भी डिले का शिकार हो गया। जहाज की इंजीनियरिंग टीम ने उस वक्त इस वक्त को मुनासिब समझते हुए जहाज के इंजन को मरम्मत के लिए खोल दिया, और अब इस वजह से जहाज को किसी और जगह मूव भी नहीं किया जा सकता था। अगले दिन सुबह का सूरज तुलू होने के बावजूद भी जहाज के ऊपर बहुत सारा सामान उधर का उधर ही पड़ा हुआ था, हत्ता कि सोने की ईंटों से भरे हुए डब्बे भी अभी जहाज के ऊपर ही पड़े हुए थे। उन्हें बताया गया कि बैंक के अहलकार यहाँ पे खुद आएंगे, वो खुद अपनी मौजूदगी में इन डब्बों को खोलेंगे और उस वक्त इस सोने को जहाज से उतारा जाएगा। इस जहाज को बर्थ लेने से लेके सामान उतारने तक बहुत ही ज्यादा मिस्टेक्स की जा रही थी, जिनमें से एक और मिस्टेक ये की गई कि इन बॉक्सेस को जहाज के ऊपर ही खोलने के लिए वेल्डिंग मशीन को लाया गया, जिसका डर ये भी था कि इसकी चिंगारी से भी किसी गोला बारूद को आग लग सकती है। लेकिन निस्मिथ ने इस सूरत हाल को भांपते हुए बैंक अहलकारों को रोक दिया कि वो डब्बों को वेल्डिंग मशीन के जरिए नहीं खोलेंगे, पहले हम इस जहाज से गोला बारूद को उतारेंगे, उसके बाद ही वो सोने के बॉक्सेस को निकाल सकते हैं। धमाका खेज मवाद को उतारने के लिए जिन छोटी कश्तियों की जरूरत थी वो 13 अप्रैल तक भी जहाज पे नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से गोला बारूद जहाज के ऊपर ही मौजूद रहा। सामान उतारने वाली क्रेन की गुंजाइश चूंकि कम थी, इस वजह से ये काम बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था, और बंदरगाह पे मौजूद काम करने वाले मजदूर भारी भरकम बॉक्सेस को उतारने के लिए भी आगे आ चुके थे। 3 दिन गुजरने के बावजूद भी जहाज से सामान नहीं उतारा जा सका, और इसी दौरान एसएच स्टेकन के साथ और 10 से 12 जहाज आके खड़े हो गए, जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म के सामान इसी पोर्ट पे उतारने थे। दोपहर 12:30 के करीब 2 अफसरान ने जहाज से धुआं उठते हुए देखा, लेकिन कुछ देर के बाद ये धुआं उठना बंद हो गया। एक दफा फिर दोपहर 12:45 पे 2 पुलिस वालों ने धुआं उठते हुए देखा, लेकिन चूंकि इस इलाके के अंदर आग लगने के मुख्तलिफ वाकयात होते रहते थे, इस वजह से वहां पे खड़ी पुलिस ने भी इसको नजरअंदाज कर दिया। करीब 1:30 पे मजदूर दोबारा जहाज के ऊपर गए सामान उठाने के लिए, और जब उन्होंने एक बंडल को उठाया तो उसके नीचे से बहुत ही ज्यादा धुआं और आग का शोला नमूदार हुआ। फौरन फायर अलार्म बजा। जहाज पे मौजूद फायरमैन ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन धुआं इतना शदीद था
कि वो अंदर जा ही नहीं सका। फायरमैन ने जहाज के ऊपर मौजूद पंप से आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत नाकाफी था। इसके फौरन बाद ही फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। करीब 2:25 पे फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां वहां पे पहुंची। आग की शिद्दत कितनी ज्यादा है और जहाज के ऊपर धमाका है, इस मवाद लदा हुआ है, ये आइडिया बिल्कुल फायर ब्रिगेड की टीम को नहीं था। इसी वजह से उन्होंने 2 गाड़ियां भेजी, लेकिन बाद में 10 से 12 और गाड़ियों को मौके पे भेजा गया। पता चला कि जहाज के कंपार्टमेंट नंबर 2 के अंदर आग लगी हुई है, जहां पे धमाका है, इस मवाद पड़ा हुआ है और वहीं पे रुई की बोरियां और सोने के बक्से भी पड़े हुए थे। आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि फायर ब्रिगेड के आदमी इस आग पे काबू नहीं पा रहे थे। चूंकि जहाज के इंजन को मरम्मत की गर्ज से उतार दिया गया था, इस वजह से इस जहाज को पोर्ट से कहीं दूर भी नहीं ले जाया जा सकता था। अब वहां पे खड़े सारे लोग घबराना शुरू हो गए, क्योंकि जहाज का धाती हिस्सा गर्मी की वजह से पिघलना शुरू हो चुका था। अचानक जहाज में से एक बहुत बड़ा आग का शोला बाहर निकलता है और निश्मित लोगों से कहता है कि जहाज से उतर जाओ और इस जहाज से दूर भागने की कोशिश करो। करीब 4:06 पे पहला धमाका हुआ और ये धमाका इतना शदीद था कि जहाज के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा तो पानी के अंदर ही रहा और दूसरा टुकड़ा हवा में उड़ के आधा किलोमीटर दूर एक इमारत को जाके लगा। धमाका इतना शदीद था कि करीब की सारी इमारतें तबाह हो गई, पानी के पाइप फट गए और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हवा में उड़ गई। धमाके की शिद्दत की वजह से समंदर में इतनी बड़ी लहर उठी कि करीब खड़े 10 से 12 जहाजों को उसने डुबो दिया और इससे भी करीब खड़े एक 3 टन वजनी जहाज के टुकड़े टुकड़े होकर समंदर के अंदर बिखर गए। बहुत सारे लोग जो जहाज के करीब काम कर रहे थे, इन टुकड़ों के नीचे आने से ही उनकी अमवात हो गई। दूसरा धमाका 4:20 पे होता है और इस धमाके की शिद्दत पहले वाले धमाके से भी ज्यादा थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले धमाके ने कितनी तबाही की, तो ये जो दूसरा धमाका जिसकी शिद्दत उससे भी ज्यादा थी, वो कितना खतरनाक होगा। धमाके से डॉक के ऊपर मौजूद हर तरह की इमारत के अंदर आग लग गई, रेलवे ट्रैफिक रुक गई, ट्राम्स की तारें टूट के गिर गईं और पूरी मुंबई की पानी प्रोवाइड करने वाली लाइंस के अंदर भी प्रॉब्लम आ गई। इस धमाके के नतीजे में ना फटने वाले बॉम्ब्स, गोलियां जगह जगह दूर दूर तक बिखर गई थी। कुछ इतलात के मुताबिक उनमें से कुछ बम बाद में फटे भी थे। एक अंदाजे के मुताबिक इस इलाके के अंदर करीब 2 करोड़ पाउंड की मालियत को नुकसान पहुंचा था, लेकिन पैसे के नुकसान को तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जा सकता। इस धमाके के नतीजे में करीब 700 से ज्यादा लोगों की जानें गईं, जिनमें 66 के करीब आग बुझाने वाला अमला भी शामिल था। अगले कई रोज तक मुंबई के समंदर के अंदर लोगों की लाशें तैरती हुई पाई गईं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक किस्म के मनाजर थे। इस धमाके के बाद बंदरगाह से करीब आधा किलोमीटर दूर एक पारसी के घर के ऊपर धात की एक बहुत वजनी चीज गिरती है, जिससे उसकी छत फट जाती है। वो पारसी बेचारा परेशान ये सोच रहा था कि अगर ये धात मेरे सर पे गिरती तो मेरी मौत वाकया हो जाती। लेकिन थोड़ी देर बाद अपने होशो हवास वापस आने के बाद उसने देखा कि वो धात एक सोने की ईंट थी, जिसका वजन करीब 28 पाउंड था। पारसी की छत फाड़ने के बाद सोने की ईंट मिलने के बाद लोगों में ये मुबालगा आराइयां शुरू हो गई कि सोने की बारिश हो रही है। बहुत सारे और लोगों को भी इस तरह की सोने की ईंटें मिली होंगी, लेकिन उन लोगों ने इसको रिपोर्ट करने से गुरेजा किया। बहुत सारे लोगों ने वो सोने की ईंटें छुपा के अपने पास रख भी ली होंगी। इसके बाद 1980 के दौरान भी एक बंदे को बंदरगाह की सफाई करते हुए 10 किलो की एक सोने की ईंट मिली, जो बाद में उसने सरकारी खजाने में जमा करवा दी, जिसके एवज उसको 1000 रुपया नकद इनाम दिया गया। इसके बाद 2009 में भी एक वाकया रिपोर्ट होता है, जहां पे मुंबई विक्टोरिया पोर्ट के ऊपर ड्रिलिंग के दौरान सोने की एक ईंट मिली। ख्याल किया जा रहा है कि इन धमाकों के नतीजे में अगर कुछ ईंटें बाहर की तरफ निकली तो बहुत सारी ईंटें समंदर की तह में गर्क हो चुकी होंगी। और अगर कोई शख्स सोने के जहीरे को तलाश करने के लिए समंदर की तहों में उतरता है तो उसको ये बात नहीं भूलनी चाहिए, सोने की ईंटों के साथ साथ बहुत सारा गोला बारूद और बम ऐसे भी थे जो ना फटने की हालत में समंदर की तहों के नीचे चले गए थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोबारा एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।